ठीक है, चलिए डाउट पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अच्छा अभी निकाल रहे हो आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5। कोई डाउट नहीं है। चलिए 6 to 10, 6 to 10, ठीक है। चलिए बेटा जिसको डाउट होगा वो अपना क्वेश्चन भेज देगा तुरंत, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी को आ गया तो आपको नहीं आया तो फिर बैठे रहो चुपचाप। चलिए 11 to 15, किसी कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। 16 to 20, 17, 16, 17, 18, 16 डाउट है, 17 डाउट है, 18 डाउट है, 20 डाउट। चलिए देखते हैं डेंसिटी। पहले करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। आपसे क्वेश्चन में क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ओजोन रिलेटेड टू मीथेन अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन इज। बेटा आपसे क्या पूछा है, डेंसिटी ऑफ ओजोन रिलेटेड टू मीथेन अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। बेटा किससे हो गया ये क्वेश्चन? ठीक है, रौनक से हो गया, विपुल से भी हो गया। बेटा रौनक आप बताओ कैसे अटेम्प्ट किया? रौनक आप बताइए अटेम्प्ट कैसे किया आपने? सर इसमें दे रखा था कि हमारे पास जो भी कंडीशंस हैं वो सेम है। हाँ। तो जो डेंसिटी ऑफ ओजोन है वही उसका वो होगा, क्या कहते हैं, मास के बराबर, D मॉलिक्यूलर इक्वल्स वेट टू, के। हाँ मॉलिक्यूलर वेट के। तो ऊपर 48 रख दीजिए, नीचे उसका वो आ जाएगा 16। तो 16 से 3 कट जाए, 48 कट जाएगा 3 टाइम्स। तो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी फिर दोनों की, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, आपने डेंसिटी को मॉलिक्यूलर वेट से क्यों रिलेट किया, जबकि डेंसिटी का फॉर्मूला तो वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। नहीं तो सर लेकिन वो कंडीशंस तो सेम है ना, उसमें पी एम इजिकल्स टू डी आर टी वाले फॉर्मूले से लगाएंगे तो, क्योंकि दोनों गैस है ना हमारे पास। ठीक है, सही लगाया आपने। चलिए 16 वाले अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो आप डिराइव कीजिएगा तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, दोनों की दोनों गैस है। दैट मींस पी इंटू एम इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी। ये फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करवा रखा है क्लास में, ठीक है। अब आप डेंसिटी का आपको रेशियो चाहिए, तो दैट इज पीएम अपॉन आरटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फर्स्ट, जिसका भी डेंसिटी होगा, दैट मींस d1 अपॉन d2, या फिर ऐसे कह ले डेंसिटी ऑफ ओजोन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ CH4 इक्वल टू P मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओजोन डिवाइडेड बाय R into T अपॉन P मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय R into T। RT से RT कट गया, P से P कट गया, इसका वेट कितना था 48 अपॉन 16। आंसर क्या आता है 3:2।
ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आपसे क्या कहा हुआ है कि वेपर डेंसिटी आपसे पूछी है गैस की और उसकी डेंसिटी आपको गिवन है। तो डेंसिटी आपको कितनी गिवन है 0.178 ग्राम पर लीटर। ये यूनिट ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिलीलीटर की जगह लीटर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ डेंसिटी देखिए क्या लिखा है 0.178 ग्राम पर लीटर। मतलब इसकी यूनिट किस में रखनी है, वॉल्यूम अगर आप पुट करोगे तो किस में रखोगे, लीटर में। ठीक, वेपर डेंसिटी के लिए हमें बेटा क्या चाहिए होता है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2, यही हमें फॉर्मूला होता है। ठीक है, दैट मींस अगर हमें इसका मोलर मास पता चल जाए या मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाए, दोनों की वैल्यू आपकी सेम आती है। ठीक, चाहे मॉलिक्यूलर वेट हो चाहे मोलर वेट मास, तो दोनों का मैग्नीट्यूड में वैल्यू सेम आती है, यूनिट अलग अलग होती है। इसका मतलब बेटा एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है एनटीपी में, 22.4 लीटर। एक मोल गैस का ही वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। दैट मींस अगर हम जो आपके पास गैस है उसका वॉल्यूम ही 22.4 लीटर ले लें, जैसे हमें डेंसिटी कितना गिवन है 0.178 ग्राम पर लीटर, तो अगर हमें 22.4 लीटर से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके एक मोल गैस का मास आ जाएगा। ठीक है, तो आप इससे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डेंसिटी ऑन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास, मास किसके बराबर ले रहे हैं, जो हमारा मोलर मास होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसका, जितना आपका 1 लीटर का वॉल्यूम होता है, कितना है 22.4 लीटर। डेंसिटी आपको कितनी गिवन है 0.178 ग्राम पर लीटर। लीटर से लीटर कट गया, यानी आप अगर मोलर मास निकालोगे तो किसके बराबर आएगा 0.178 मल्टीप्लाई बाय 22.4। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 18 72 और अप्रोक्सीमेट 4 के अप्रोक्सीमेट आएगा, 3.98 के समथिंग आएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, मोलर मास आपका 3.98 के समथिंग आएगा। ठीक है, आप इसको फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी वेपर डेंसिटी आ जाएगी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए आपसे क्या कहा हुआ है, a nugget of gold and quartz was found to obtain x gram of gold and y gram of quartz and has a density of d. If the density of gold and quartz are d1 and d2 respectively. देखिए हमसे क्या कहा हुआ है, जनरल बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर समझे तो गोल्ड की डेंसिटी हमको दी हुई है d1 और क्वार्ट्ज की डेंसिटी हमको गिवन है d2 के बराबर। इसकी डेंसिटी गिवन है और इसकी डेंसिटी गिवन है, इन दोनों को मिला के एक फाइनल बनाया है हमने, उसकी डेंसिटी हमको कितनी गिवन है d। ठीक है, ये इसको मिला के हमने क्या बनाया, एक नगेट बनाया है, इसकी डेंसिटी कितनी गिवन है हमको d। ठीक, इसमें एक चीज और गिवन है, आपको x ग्राम ऑफ गोल्ड और y ग्राम ऑफ क्वार्ट्ज है। इसमें कितना गोल्ड है, x ग्राम गोल्ड है प्लस y ग्राम क्या है, क्वार्ट्ज है। मतलब यहां से भी हमने x ग्राम लिया होगा और यहां से भी हमने y ग्राम लिया होगा। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, इसमें क्या चीज हम इक्वल करेंगे। देखिए डेंसिटी को सीधा d इक्वल टू d1 प्लस d2 तो हम लिख नहीं सकते हैं। अब बेटा आप में से बताइए किससे सवाल हो गया था और उसने कैसे किया था।
पहले ये बताइए किससे हो गया था? ठीक है, चलिए मोहिनी से आप बताइए कैसे अटेम्प्ट किया था? सर जो गोल्ड की डेंसिटी है हम उसको ये भी तो लिख सकते हैं x अपन v1, इसका वॉल्यूम हमने v1 मान लिया x का, गोल्ड का। ठीक है, और जो उसके बाद? क्वार्ट्ज का वॉल्यूम v2 मान लिया, y अपन v2 इक्वल टू d2। हम्म, और उसके बाद x प्लस वाई अपॉन v इक्वल टू d, जो उनका दोनों का जो वॉल्यूम है और उनका दोनों की डेंसिटी है वो d के बराबर है। हम्म, तो सर यहाँ से रिलेशन बन जाएगा ना फिर, x प्लस वाई अपॉन डी इक्वल टू वी, और v को हम v इक्वल टू v1 प्लस v2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सही सही है। देखिए, हम डेंसिटी सीधा ऐड नहीं कर सकते, हम ऐड क्या कर सकते हैं, मास ऐड कर सकते हैं और वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। तो मास तो हमें पहले बता दिया, हमने ऐड कर लिया है। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या बची है, वॉल्यूम ऐड करने के लिए। ठीक है, पहले वाले का वॉल्यूम मैं कंसीडर कर लेता हूँ v1। अब इसका डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो d1 इक्वल टू, मास आपको कितना गिवन है, x बाई v1, यानी v1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x बाई v1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहां से मैंने क्या मान लिया, वॉल्यूम इसका v2 मान लिया। ठीक है, तो d2 इक्वल टू y बाई v2, यानी v2 की वैल्यू कितनी आएगी, y अपॉन d2। ये हमने क्या मान लिया, सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसका मैंने फाइनल वॉल्यूम v के बराबर मान लिया, दैट मींस d इक्वल टू कितना मास है, x प्लस y डिवाइडेड बाई v, दैट मींस v इक्वल टू x प्लस y अपॉन d। ये हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। हमें ये पता है आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है आइडियली, और जब तक आपको नहीं कहा जाएगा तब तक आपको आइडियली कंसीडर करना है। आइडियली क्या होता है, v1 प्लस v2 किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है। v1 किसके बराबर है, x बाई d1 प्लस x बाई d2, दैट इज इक्वल टू x प्लस y डिवाइडेड बाई d इज द आंसर। सर ये y अपॉन d2 होगा। हाँ सॉरी, y बाई। हेलो सर। हाँ जी, सर ये इक्वेशन नंबर तीसरी समझ नहीं आई सर, एक बार। थर्ड इक्वेशन। यस सर। बेटा आपने इसका x ग्राम लिया और इसका y ग्राम लिया, दोनों को मिक्सअप करके एक बनाया, तो इसका टोटल मास कितना आएगा, यस सर, ओके सर। x प्लस y ग्राम। फाइनल वॉल्यूम मैंने इसका v कंसीडर कर लिया, फिर यस सिंपल। मेरा नोट कर लिया सबने? चलिए 16 से 20 में 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। 19 और 20 में से भी कोई डाउट था क्या किसी का? सर 20 वाले में एक पॉइंट का अंतर आ रहा है सर। क्या बेटा क्या आ रहा है? सर मेरा 360.5 kg आ रहा है आंसर। आंसर कितना दिया हुआ है? आंसर 36.05 दिया हुआ है। सर में 08 आ रहा है। मेरा 360.5 ही सही है। 360.5 ही सही है ना सर? हाँ, इसका ए आंसर सही है। ठीक है सर। तो सर मेरा कैसे 36.08 आ रहा है? अच्छा आपका आ रहा है, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर।
चलिए आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, मास ऑफ H2 इन 1000 वो किलोग्राम। 7-2 आ रहा था पीछे, 8 भी नहीं 7-2। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। 1000 किलोग्राम CSO4.5H2 इज मास ऑफ H2, बेटा 360 ही आएगा। देखिए CSO4.5H2, आप इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे, 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90 249.5 249.5 249.5 आई थिंक 250 मान लो अप्रोक्सीमेट, 250 ग्राम आ गया। दैट मींस आपसे कितना का हुआ, 1000 किलोग्राम का है, यानी 1000 मल्टीप्लाई बाय फिर अगेन 1000, ये ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाय 250, 4 बार गया, यानी 4000 मोल हो गए। ठीक है, 4000 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, 4000, और इसके एक मोल में वाटर कितना है, 1 मोल कंटेन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, दैट मींस 4000 मोल में वाटर कितना होगा, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 90, तो आप इसको किलोग्राम में कर लो, अप्रोक्सीमेट 360 किलोग्राम आ रहा है। जब 4000 मोल आ गया तो वैसे 4 किलोग्राम का अकेले ही हो गया, कुछ नहीं होता तब भी। अब आप चेक कर लो आपकी कैलकुलेशन कहाँ गलत हुई। सर मैं भी वही देख रहा हूँ। सर मैं आपको सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर दूंगा, एक बार देख लीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आया गलती कहाँ हुई। सर मैं आपको सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर दूंगा एक बार। चलिए ठीक है, आप कैलकुलेशन एक बार खुद चेक कर लीजिएगा कि इतने मोल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आपके। आपने राउंड ऑफ ले लिया, मैंने राउंड ऑफ नहीं लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से 25। चलिए सर मुझे एक चीज पूछनी थी 21st वाले में। हाँ बेटा बताओ। सर इसमें केवल इसने लिख रखा है गैस ए और बी, मतलब कुछ भी ये नहीं लिख रखा कि मतलब एसटीपी पे या एनटीपी पे, मतलब कुछ भी नहीं बता रखा, तो हमें फिर एसटीपी पे लेके चलनी है गैसेस। हाँ बेटा फिर एसटीपी पे लेके चलनी है। ओके सर। बेटा इसमें वैसे ही वेपर डेंसिटी का रेशियो पूछा है। यस सर, मुझे जरूरत ही नहीं लगी वो उसकी एसटीपी एनटीपी की। हाँ उस पर कोई नीड नहीं है आपको एसटीपी एनटीपी की। ठीक है, आप सिंपल आपको रेशियो गिवन है, डेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बी करोगे तो 2 आपको गिवन है, एक का मास अगर 20 आपको वेपर डेंसिटी गिवन है, 2 से वेपर डेंसिटी 40 आएगी। वेपर डेंसिटी होती ही क्या है, वेपर डेंसिटी होती है किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी डिवाइडेड, सॉरी डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये गैस 1 डिवाइडेड बाय और दूसरा डेंसिटी ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को डिवाइड कर दो, डेंसिटी ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2, ये आपको दिया है 2:1 का। ठीक है, तो एक अगर 20 हो गया, ये वाली अगर आप 20 हो गई तो ये वाली अपने आप 40 हो जाएगी। तो 21 जिसका डाउट था सॉल्व करके बताऊं ये समझ में आ गया। ठीक है, 21 था और 22 किसी का डाउट था यदि।
22 क्या है? The ratio of weight of 1 liter of a gas to the weight of 1 liter of oxygen gas both measured at STP is 2.22. The molecular weight of the gas would be. चलिए, आपसे क्या कहा हुआ है? 1 लीटर गैस है। कौन सी गैस है पता नहीं, इसका हमें मॉलिक्यूलर वेट पता नहीं। ठीक, दूसरी भी आपके पास क्या है? 1 लीटर है। वो कौन सी गैस है आपके पास? ऑक्सीजन है। ठीक, ऑक्सीजन है। ठीक है, आपसे कहा है 1 लीटर गैस का जो वेट होता है, तो बेटा 1 लीटर अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो सबसे पहले तो इसका नंबर ऑफ मोल निकालो। तो मोल कितना है? 1/22.4 मोल। क्योंकि आपसे कहा हुआ है ना 1 लीटर गैस का वेट आपको निकालना है, तो 1 लीटर गैस के पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किया। ठीक है, तो 1/22.4 मोल है। इसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो, तो 1/22.4 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे क्या कहा हुआ है? दूसरे वाले ऑक्सीजन का कैलकुलेट करेंगे 1/22.4। इसका वेट निकालोगे तो कितना आएगा? 1/22.4 मल्टीप्लाई बाय 32। ये इसका वेट आ गया, इसका W1 लिख दिया या फिर W ऑफ गैस लिख दिया डिवाइडेड बाय ये तेरा W ऑफ। अब आपको रेशियो गिवन है, बोथ रेशियो ऑफ वेट ऑफ गैस यानी वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। The weight of gas और weight of oxygen डिवाइड करोगे तो 1/22.4 1/22.4 कैंसिल आउट हो गया। दैट मींस क्या बचा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 32। इसका रेशियो आपको कितना गिवन है? 2.22। आप इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा 32 गुना 14 70 के अप्रोक्सीमेट 70 के अप्रोक्सीमेट आएगा। चलिए 25 तक कोई और डाउट है? चलिए 25 तक कोई डाउट नहीं, फिर आगे चलें। 26 to 30 23 भी है। चलिए पहले 26 डिस्कस कर लेते हैं, 23 डिस्कस कर लेते हैं। आपसे क्या कहा? द मोलर मास ऑफ नॉर्मल वाटर एज कंपेयर टू हैवी वाटर। बेटा हैवी वाटर आपको फॉर्मूला नहीं बताया क्या है? आप हैवी वाटर किसको कहते हैं? D2O को। हाँ, D2O को। और नॉर्मल वाटर किसको कहते हैं? H2O को। आपको दोनों का कंपैरिजन पूछा, आप निकाल लेना। या भी बताओ इसको। ठीक है, इसका वेट होता है आपका 20 नहीं 20, इसका आपका वेट आएगा 18। तो इसके कंपेयर में 10% लेस है, ध्यान रखना। D2O के साथ अगर कंपेयर करोगे तो 10% लेस है, और इसके साथ कंपेयर करोगे तो 10 से ज्यादा आएगा। चलिए 25 तक और कोई डाउट किसी का? नहीं है? 26 to 30 28 और कोई डाउट किसी का? सिर्फ 28 डाउट है। ठीक है, देखते हैं।
The percent of nitrogen in 66% pure NH4 whole twice SO4. The percent of nitrogen in 66% pure. बेटा आप पहले नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालो. नाइट्रोजन की परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फिर ऐसे समझो. जो आपको कंपाउंड गिवन है इसका NH4 का होल ट्वाइस SO4. ठीक है. 98 में से 2 गया 96 और 14 96 और 36 132. ठीक है. 132 इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है. इसमें नाइट्रोजन कितना है 28. तो सबसे पहले नाइट्रोजन का कंटेंट निकाले कितना है 28/132 और इसका 66% केवल प्योर है. मल्टीप्लाई बाय 100 इसका परसेंटेज निकालने के लिए ये 2 टाइम्स ये गया 14 तो ये आया 100 से 100 कट गया. आंसर क्या है? हमने क्या किया जो आपको अमाउंट नाइट्रोजन का मिला फ्रैक्शन में उसका प्योर फॉर्म ले लिया. तो उसका प्योर कितना 66% है यानी 66 डिवाइडेड बाय 100. फिर जो प्योर फॉर्म फ्रैक्शन में मिला है उसका परसेंटेज निकाल लिया. तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. चलिए 31 to 35. तो 33. ठीक है 33 देखते हैं आपका क्या है 34. चलिए क्वेश्चन आपका है 33 में. 2 oxides of metal contain 27.6% and 30% oxygen respectively. The formula of first oxide is M3O4. The formula of second oxide is. बेटा ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसमें. ये थोड़ी जैसे पढ़ाया गया मतलब हर बार उसी से अप्रोच करो. ऑप्शन चेक करते हैं आपका तुरंत आंसर आता. चलिए देखते हैं. आपसे क्या कहा 2 ऑक्साइड है आपके पास. एक आपके पास M3O4 है. ठीक है 2 ऑक्साइड है जिसमें आपका इसमें ऑक्सीजन कितना है 27.6%. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. दूसरा आपका ऑक्साइड कौन सा है पता नहीं यानी MXOI है. इसमें लेकिन ऑक्सीजन कितना है 30%. ठीक है. चलिए पहले वाले पार्ट पे आते हैं. अगर इसमें ऑक्सीजन कंटेंट आप परसेंटेज के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कितना आएगा 64. मान लो मेटल वाले का एटॉमिक वेट x के बराबर है. दैट मींस 3x + 64 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आना चाहिए 27.6. ठीक है. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आएगा. 276 को अगर मैंने बता दिया यहाँ 0 पड़ गया 4 250 तो 56 आएगा x. 56 से 56. बेटा 56 आएगा. कितना आ रहा है 56 आ रहा है सर x. चलिए ठीक है x आ रहा है आपका 56 के बराबर. ठीक है. उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद आपको दूसरे में कंटेंट गिवन है. दैट मींस 16y डिवाइडेड बाय m का वेट कितना आपका 56 यानी 56x प्लस
y कितना है 16y मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको 30%। ठीक है, आप इसमें से कोई भी एक कॉमन ले लो, दैट मींस आप रेशियो कैलकुलेट कर लो। वैसे भी आपको x की वैल्यू सॉरी गलत मैंने मान लिया, सब जगह x ही हो गया, या a मान लो या b मान लो। ठीक है, यहाँ कितना होगा 16b 56a और 16b। ठीक है, आप यहाँ से किसी भी एक अलजेब्रिक को कॉमन कंसीडर कर लो, या फिर एक से दूसरे को डिवाइड कर लो। मान लो b से सबको डिवाइड कर दिया हमने, तो क्या है 16 डिवाइडेड बाय 56a बाय b प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 30। अब a बाय b को क्या मान लो, y मान लो, और इस y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे x इक्वल टू, ये तो रहा आपका थ्योरेटिकल अप्रोच, यहाँ पे a बाय b मिलेगा, मतलब आपको a और b का रेशियो मिल जाएगा, आप उस रेशियो के साथ कंपेयर कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आपको जब x की वैल्यू 56 पता चल गई, आप ऑप्शन चेक कर लो सारे, हमें पता चल गया x कितना है 56, ए ऑप्शन चेक करो, ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा 16 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कहीं से 30 तक बराबर मिलेगी, 4 से अगर काटा 80 25 2 9 18 2 16 200/9 आ रहा है, ये 30% के बराबर है नहीं। बी ऑप्शन आप चेक कर लो, बी ऑप्शन क्या है M2O, दैट मींस 16/112 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको चेक करो 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी टाइप से आप ऑप्शन चेक कर सकते थे, अदरवाइज ये थ्योरेटिकल अप्रोच आपकी है। ठीक है, यहाँ से जो a बाई बी की वैल्यू आएगी, आप उस रेशियो में आपको आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। सर इसका कोई इजी मेथड, सर इसका कोई इजी मेथड नहीं है? बेटा इजी मेथड ये वाला था, साइड वाला अच्छा ओके सर। ऑप्शन चेक करने वाला, आपको m तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। बेटा नोट कर लिया सबने? चलिए क्वेश्चन नंबर 35। the mass of oxygen that would be required to produce NFCO which completely reduces 1.6 kilogram of Fe2CO3। अच्छा सर रिएक्शन आप लोग को शायद नहीं है, C plus half O2 ये रिएक्शन देता है आपका CO के, और Fe2CO3 के साथ Fe2O3 के साथ आप जब CO की रिएक्शन कराते हैं, ये कंपाउंड बनता है Fe plus CO2। ठीक है, आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, 3 कर दिया, 2 कर दिया, 3 5 6 3 9 ज्यादा हो गए, 2 एक ही पहले किया। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं 5, और ये CO आएगा, CO2 नहीं CO। ठीक है, फिर से ठीक है, ये रही आपकी रिएक्शन। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, the mass of oxygen that would be required to produce NFCO which completely reduces 1.6 kilogram of Fe2O3। ठीक है, आपके पास इसका वेट कितना दिया हुआ है 1.6 किलोग्राम, या फिर ऐसे के लिए 1600 ग्राम आपको गिवन है।
इसका मोलर मास निकालेंगे 48 112, आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 160 के बराबर। दैट मींस इसका मोल्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मोल्स आपको कितना कि मैंने 10 मोल आपका ये, अगर ये हमने 10 मोल लिया तो CO बेटा कितना मोल चाहिए हमको 30 मोल रिक्वायर्ड होगा। ये लाइन आपको समझ में आई क्या लिखा मैंने, कैसे लिखा? अगर ये 10 मोल रिड्यूस करना है तो आपको 30 मोल चाहिए होगा मिनिमम एटलीस्ट, ठीक है। दैट मींस आपको यहाँ का अमाउंट पता चल गया, यहाँ हमें CO कितना चाहिए 30 मोल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो CO निकला है इसी को हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। 30 मोल CO चाहिए। 30 मोल CO के लिए अगर ये 1 मोल बनता है कितना चाहिए होता है, आधा मोल, यानी 30 मोल CO प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन हमें कितना चाहिए 15 मोल। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ठीक है, चलिए सही है। दैट मींस अगर आप इसका मास निकालेंगे तो 15 मोल मल्टीप्लाई बाय 30 15 दूनी 30, यानी कितना आएगा आपका 480 ग्राम। 480 ग्राम O2 रिक्वायर्ड होगा कंप्लीट Fe2O3 1.6 किलोग्राम के रिडक्शन के लिए। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए, सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। देखिए आपको क्या दिया है 1.6 किलोग्राम Fe2O3, इसको रिड्यूस करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड आपको प्रोड्यूस करना है, उसके लिए वो दूसरी रिएक्शन है, ठीक है। तो हम पहले ये निकालें कि पहले 1.6 किलोग्राम Fe2O3 के लिए CO कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 10 मोल Fe2O3 के लिए CO कितना रिक्वायर्ड होगा 30 मोल। 1.6 किलोग्राम जो रिक्वायर्ड था उसको हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया, कितना है 10 मोल के बराबर है। इसके 10 मोल के लिए कितना चाहिए होगा 30 मोल, यानी यहाँ पे जो हमने रिएक्शन लिखी यहाँ से हमें CO कितना मिलना चाहिए 30 मोल मिलना चाहिए। इसके 30 मोल के लिए ये कितना रिक्वायर्ड होगा 15 मोल, क्योंकि इसका हाफ मोल से ये 1 मोल बनता है, ठीक है। तो अगर इसका 30 मोल बनाना है तो इसका कितना मोल रिक्वायर्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ 15 मोल, ठीक। यही हमने लास्ट में लिखा है 15 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड होगा। 15 मोल O2 का वेट निकालो कितना आएगा, 15 मोल O2 का मोलर मास कितना होता है 32 ग्राम। 15 into 32 करोगे ओके सर, ग्राम। ओके सर। 36 to 40, दोनों कनेक्शन तो और ना, चलिए और क्या क्या इसमें 34 है 37 है 39 और 40 है। चलिए सबसे पहले 34 डिस्कस कर देते हैं आपका। चलिए सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस। The simplest formula of a compound containing 50% of element X, atomic mass 10 and 50% of element Y, atomic mass 20 by weight is। बेटा आया तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है। 50% आपका बेटा ये 50% एलिमेंट X दिया हुआ आपको,
ठीक है, बाई मास, और दूसरा 50% बाई मास, आपको 20 गिवन है। बेटा किसका डाउट था बेटा, आपको कुछ कोई प्रॉब्लम थी क्या इस क्वेश्चन में, जिसका भी डाउट था? सर मेरे को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आई थी। अच्छा ठीक है, देखो समझाता हूँ। हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें x a है और y b है, ठीक है, x a है और y b है। अगर इसमें x का कंटेंट अगर आप देखो तो a मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ x, इसमें b कितना है बाई मास, b मल्टीप्लाई बाय जो इसका मोलर मास रहा b का, तो ये जितना मास इसका जितना होगा उतना ही मास इसका होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जितना मास x का टोटल होगा उतना ही मास y का होना चाहिए। मतलब अगर आपका y 20 ग्राम प्रेजेंट है, x भी हमारे पास 20 होना चाहिए, क्योंकि 50-50 तभी तो हुआ। 50% रेशियो का मतलब यही हुआ ना कि आपके पास जितने ग्राम ये प्रेजेंट है, दूसरा भी उतने ग्राम प्रेजेंट है, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, इसी को 50% कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है। अब आप ऑप्शन से चेक कर लो, अगर आपका x 10 ग्राम है, y 1 लेते हो तो यानी 10/30 हो गया x, ठीक है। बी ऑप्शन में अगर आप चेक करोगे तो x कितने हैं 2, यानी 20 डिवाइडेड बाय 40 हो गया, तो इससे 50% आ गया, हो गया आंसर आपका ये, ठीक है। इसके बाद है फिर 37, क्वेश्चन नंबर 37। What weight of CaCO3 must be decomposed to produce sufficient quantity of carbon dioxide to convert 21.2 kilogram of Na2CO3 completely into NaHCO3? अच्छा, आपको रिएक्शन गिवन है, ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। आपको क्या गिवन है, CaCO3, इसको ब्रेक किया किसमें है, CaO प्लस CO2, ठीक है। दूसरी आपको रिएक्शन क्या गिवन है, Na2CO3, इसको ब्रेक करने पे क्या है आपका, सॉरी, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये किससे आया 2NaHCO3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या था आपसे। Must be decomposed to produce sufficient quantity of carbon dioxide to convert 21.2 kilogram of Na2CO3 into NaHCO3। इसका अगर आप मोलर मास निकालोगे या मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो कितना आएगा, 48 12 60 और 46, 106 के आसपास। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 106, ठीक है। आपसे कितना क्या होगा, 21.2 किलोग्राम, यानी आपके पास ये कितना प्रेजेंट है, 21,200 ग्राम, ठीक है। इसके अगर आप मोल निकालोगे तो कितने मोल आएंगे बेटा, 21200 डिवाइडेड बाय 106, इसको काटा 2 बार गया, यानी कितने मोल आए, 200 मोल आए, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये खत्म हो गया। अब स्टार्ट करो आपको मोल मोल रिलेशन लगाना। इसका ये कंपाउंड कंप्लीटली कंज्यूम होने के लिए अगर ये 200 मोल है तो CO2 हमें कितना चाहिए बेटा, 200 मोल। अब ये CO2 हमें कहां से मिला है, ऊपर से मिला है, तो यहाँ पे कितना रहा होगा फिर ये 200 मोल। अगर इसके 200 मोल प्रोड्यूस हुआ, दैट मींस CaCO3 कितना यूज किया होगा हमने, 200 मोल। अब आप सिंपल आते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे यही पूछा है कि कितना आपके पास CaCO3 होना चाहिए, तो 200 मोल CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे कितना आएगा, 100, दैट मींस CaCO3 का मास कितना रिक्वायर्ड होगा, 200 मोल मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 20,000 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 20 किलोग्राम। बेटा इसमें किसी को किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, कौन सा रिलेशन कहाँ गया है, आपको ये चीज अब आनी चाहिए बहुत अच्छे से, इसीलिए मोल में हम थ्योरी कम से कम लिखते हैं।
चलिए बेटा यहाँ तक नोट कर लिया सबने? आगे चलें। चलिए ओ मिटा दिया। 37 के बाद कौन सा डाउट था बेटा? ध्यान नहीं दिया मैंने। 37 के बाद कौन सा डाउट था? 39 39 और 40। चलिए आपसे 39 फिर वापस से। NX is produced by the following step of reaction. How much M metal consumed to produce 206 gram of NX? MX2 को रिएक्ट कराया, क्या बना आपके पास? MX2। ठीक है, उसका फिर रिएक्शन क्या है? 3MX2 प्लस X2, ये क्या देता है? M3X8। ठीक है, फिर एक और रिएक्शन है M3X8 प्लस N2CO3, ये आपके क्या प्रोडक्ट दे रहा है? NX प्लस CO2, NX प्लस CO2 प्लस M3O4। चलिए ये सवाल किससे हो गया है? विपुल गोयल आपसे हुआ है, बाकी और लोगों से नहीं हुआ किसी से? वाह अच्छी बात है फिर तो। चलिए विपुल आप ही, अच्छा विपुल आप ही बताइए आपने कैसे किया? सर इसमें हमें ग्राम वो मास दे रखा है NX का, तो हमने पहले इसका मोलर मास निकाल लिया। अब ठीक है, वो आ गया 103। फिर उसके हाँ। बाद इसके मोल्स निकाल लिए NX के। उससे फिर हमने देखा कि यहाँ से M3X8 का हमने मोल्स निकाल लिए। फिर उसको वो आए थे 1/4 मोल्स। फिर उसके बाद उसको हम ऊपर लेकर तो 1/4 मोल से हमने फिर MX2 के निकाल लिए 3/4, और फिर MX2 से फिर हमने M के निकाल लिए, वो भी 3/4 आए थे, और फिर 3/4 से उसका मास निकाल लिया। चलिए ठीक है, आपके अलावा एक लोगों ने और किसने क्वेश्चन किया? दिव्यांशी चौधरी ने। ठीक है, ये देखिए आपका मोल कॉन्सेप्ट का, अच्छा किया है, लेकिन आंसर 56/3 है। ये आपके मोल कॉन्सेप्ट का जो मोल मोल रिलेशन पढ़ा है उसका बेस्ट एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, कि आपका एप्लीकेशन पार्ट आता है कि नहीं आता है, उसको यूज कैसे करना मोल मोल रिलेशन को। सबसे पहले आप इसको, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो पहले तो। अगर बैलेंस करोगे कितना आएगा? इसको 4 into CO3 कर दिया, NX कितने हो गए? 8 कर दो, CO2 कितना मिल रहा है? 4 4 में 8 4 12। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं इसकी नीड पड़ेगी कि नहीं बैलेंस वाले की, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा। आपसे क्या कहा? 206 ग्राम ऑफ NX। आपको NX का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, कितना है? 106 के बराबर, ये ना? हाँ 80 और 23 106 है मॉलिक्यूलर वेट NX का। आपके पास NX कितना है? 206 ग्राम, सॉरी 103 है। ठीक है, दैट मींस मोल्स ऑफ NX अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 206 डिवाइडेड बाय 103, कितना आया आपके पास? 2 मोल आया। ठीक है, यानी हमारे पास मिला क्या? ये कितना अमाउंट हमने लिया है? 2 मोल लिया है। चलिए आप शुरू होते हैं, बैकवर्ड जाना इस पॉइंट से। आपसे पूछा क्या? NX is produced by the following step of reaction. How much M is consumed to produce? यानी आपसे क्या पूछा है? इसकी वैल्यू पूछिए, कितना M हमने यूज किया है जो यहाँ तक हमें NX तक पहुंचा दे। ठीक है, आप लोगों को मैंने POAC पढ़ा दिया ना? यस सर। पढ़ा दिया। यस सर। आप अगर चाहे तो वो भी लगा सकते थे,
कि अगर बताता हूँ कैसे लगाना। सर आपका माइक म्यूट हो गया, सर आपका माइक म्यूट हो गया है। चलिए, मोल ऑफ NX की अगर बात करें तो हमारे पास कितना है, 2 मोल ये है। बहुत हल्की आवाज आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही बेटा? आवाज क्लियर आ रही है? सर बहुत हल्की आवाज आ रही है आपकी। अच्छा रुको, ऐसे ही। चलिए, अभी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? अब आवाज ठीक आ रही है? ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम मोल मोल से अप्रोच करते हैं, फिर हम अप्रोच करेंगे आपका पीओएसी कैसे लगा सकते थे इस क्वेश्चन में। चलिए समझते हैं। ये अगर 2 मोल मिला है हमें, ठीक है, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या किया है। अगर ये हमें 2 मोल मिला है, ठीक है, इसके 1 मोल से कितना मिलता है? 8 मोल मिलता है, यानी रेशियो क्या चल रहा है? 1:8 का। ठीक है, मतलब अगर ये 1 मोल होगा तो ये 8 होना चाहिए था। दैट मीन्स अगर ये 2 मिला है, ये कितना होना चाहिए था? 1/4। अभी भी रेशियो देखिए 1:8 का है। या फिर ऐसे समझिए, इसके 8 मोल से ये मिलता है 1, इसके 1 से मिलेगा 1/8, यानी इसके 2 से कितना मिलेगा? 1/4 मोल। ठीक, अब यहाँ आते हैं, ये M3 कहाँ से आया? यहाँ से आया, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1/4 मोल। ठीक है, 1/4 मोल के लिए अगर इसके 3 मोल से कितना मिलता है? 1 मिलता है, यानी इसके 1/4 मोल से ये कितना रहा होगा? किसकी बात कर रहे हैं हम? MX2 की बात कर रहे हैं। ये कितना रहा होगा? 3/4 मोल रहा होगा। ठीक, अगर ये 3/4 मोल, अब यहाँ पे हमें कहाँ से मिला है? यहाँ से मिला है। कितना? 3/4 मोल। 3/4 मोल के से क्या मिला होगा? M की वैल्यू, M भी कितना रहा होगा? 3/4 मोल। आपसे क्या पूछा है? मास ऑफ M जितना रिक्वायर्ड है, ये पूछा है ना। ठीक है, तो यानी 3/4 मोल ऑफ M, इसका मास कितना आएगा? 3/4 मल्टीप्लाई बाई मास कितना है M का? आपका 56, 14 कितना है? 42। बेटा ये सिंपल मैथ लगाना, ये बैक साइड में रिलेट करना, आप अगर नहीं अभी भी समझ में आ रहा तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, अभी अगर क्लियर कट समझ में आ जाएगा तो समझ लिए बहुत ही इजी चीज है, आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, आपको ये लगाना आ जाएगा। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, अब पीओएसी से अगर मैं रिलेट करना चाहूँ तो समझिएगा क्या रिलेट करेंगे और कैसे। मैंने क्या कहा था कि पीओएसी में आपको ऐसा एलिमेंट खोजो जो स्टार्ट से शुरू हुआ हो और एंड तक गया हुआ, बीच में कहीं भगा ना हो। आपको पीओएसी मैंने पढ़ा दिया ना? यस सर। ठीक है, तो आपको ऐसा एलिमेंट खोजना है जो बीच में कहीं किसी पॉइंट पे बाई प्रोडक्ट के टाइप से रुक ना गया हो, बस ऐसा एलिमेंट आप खोज लीजिए।
अगर वो एलिमेंट होगा तो उसको आपको पीओएसी में नहीं लेना है। आपको कौन सा एलिमेंट पीओएसी में लेना है? जो स्टार्ट से शुरू हुआ हो और आखिरी तक गया हो। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। अगर आप x के लिए लगाएंगे, x सारा का सारा यहाँ कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे वो जितना कन्वर्ट था वो हो गया, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा x ऐड कर दिया, दैट मींस x के लिए आपको पीओएसी नहीं लेना है। ठीक है, तो यानी प्रोडक्ट में भी, बाई प्रोडक्ट में अगर आ रहा हो, रिएक्टेंट में भी हमने किसी पॉइंट पे उसको एक्स्ट्रा ऐड किया हो, तब भी वहां पे हमें उस एलिमेंट पे पीओएसी नहीं लगाना है। हमें सिर्फ किस पे लगाना है? जो स्टार्टिंग से मटेरियल शुरू हुआ हो और आखिरी तक वो अकेला गया हो। मतलब एक बार अगर हमने 1 मोल ले लिया अगर m की वैल्यू, बीच में कहीं भी 1 मोल में से कोई भी पोर्शन उसका बाई प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, पूरी बीच ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन में कहीं भी m आपका एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब समझते हैं क्या क्या किया हमने। अगर m को लेते हैं तो बेटा जितना m हमने यहाँ लिया था सारा का सारा mx2 में कन्वर्ट हो गया, अभी m कहीं हमारा बाई प्रोडक्ट में नहीं गया। ठीक है, जितना mx2 बना था सारा का सारा यहाँ mx2 की फॉर्म में आ गया, अभी भी हमारा कहीं पे भी बाई प्रोडक्ट नहीं गया और ना ही रिएक्टेंट में हमने m कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया। यहाँ से जितना mx2 में जितना m था सारा का सारा m3 एक्सीड में कन्वर्ट हो गया, मतलब अभी भी हमारा m जितना लिया था उसी अमाउंट में चल रहा है, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है। फिर वापस आए, यहाँ पे जितना m हमने लिया था सारा का सारा वही है जो यहाँ पे प्रोडक्ट में आया था, यहाँ हमने कोई एक्स्ट्रा m ऐड नहीं किया, और जितना m यहाँ पे लिया था वो सारा का सारा m आपके M3O4 बनाने में यूज हो गया। ठीक है, अब समझिए, अगर ये मैंने 2 मोल मिला है ये अमाउंट हमको, दैट मींस M3O4 कितना रहा होगा? अगर ये 2 मोल है तो M3O4 कितना रहा होगा? वन बाई 4 मोल बेटा, दिसला 1/4, 1:8 का रेशियो है, ध्यान से देखो, 2 मोल नहीं रहा होगा। ये 8 है तो वो एक ही है केवल। ठीक है, ये कितना लगा? 1/4 मोल। अब लगा दो पीओएसी फॉर m के लिए, लगा दो पीओएसी फॉर एटम m। इसमें m अकेला है, यानी 1 into moles of m is equal to 3 into moles of M3O4। बस 1 मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ m, मान लो n मान लिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, आंसर क्या आ गया सीधा 3/4। यानी मोल्स ऑफ m किसके बराबर है? 3/4। मास ऑफ m किसके बराबर आएगा? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 56, 14, यानी कितना है? 42। ये मैं कह रहा था कि आपका एक टूल है, क्वेश्चन में आपको पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ पे हम पीओएसी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यही किया तो ये बैक साइड से आपको इतना लंबा चौड़ा अप्रोच नहीं करना पड़ता कि कहीं पे भी कुछ, अगर इस अप्रोच में क्या दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं है, अप्रोच में प्रॉब्लम ये है इसमें कि अगर आपका कहीं भी एक पॉइंट पे आपने गलत लिख दिया, अप्रोच करते हैं रेशियो कहीं पे भी अगर आपने गलत लिख दिया, उसी के हिसाब से आप आंसर ले आओगे। ठीक है, तो ये पीओएसी भी आपका एक टूल है सॉल्व करने का, बशर्ते आप उसको प्रैक्टिस इतना ज्यादा किए हो कि आपको दिख जाए क्वेश्चन में कि आप पीओएसी लगाना है या नहीं लगाना है, और लगाना है तो किस एटम पे लगाना है। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही दिखेगा। चलिए अब आगे आते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन था ये? 39। उसके बाद पूछा था किसी बच्चे ने, आई थिंक 40 क्वेश्चन पूछा था। बेटा इसमें किसी को डाउट है पीओएसी में किसी एलिमेंट में क्या क्या हमने देखा किस पॉइंट पे? नहीं है?
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। ठीक है 40 क्या है, हाउ मेनी मोल ऑफ Fe+2 ions are formed when excess of iron is treated with 50 ml of 0.4.0 molar HCl under inert atmosphere, assume no change in volume. When excess of iron is treated with 50 ml of, अच्छा रिएक्शन आपको नहीं आएगी, चलिए मैं लिख देता हूँ। Fe plus HCl कंपाउंड जो बनता है वो है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस के लिए। हेलो सर। हाँ जी सर मैं बताऊं इसका आंसर? बताओ। सर देखो सर, मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी तो सर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, हाँ ठीक है 0.2 आएंगे नंबर ऑफ मोल्स। फिर ये बैलेंस हो जाएगी तो 0.2 मोल ऑफ HCl इक्वल टू 1/2 का बनना है, 1 मोल ऑफ Fe प्लस 2 मोल ऑफ HCl, तो यहाँ से 2 मोल ऑफ HCl इक्वल टू 0.1 मोल ऑफ Fe आ जाएगा। अच्छा 0.1 ठीक है सही है, बढ़िया। आपको सिंपल क्या गिवन है, 50 ml है, 4 मोलर है। आखिर मैंने आपको मोलरिटी अभी नहीं पढ़ाई है, नहीं पढ़ा दी, अभी रह रहा है, हो सकता है हुआ ना हो आपसे। मोलरिटी का फॉर्मूला रिलेट होता है ना, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो 50 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ठीक है। चलिए मोलरिटी वाला फॉर्मूला मैं एक बार सिर्फ लिख देता हूँ इतना कि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये भी आपका आएगा, अभी इसी लेक्चर में आना था लेकिन डिस्कशन था इसलिए नहीं आ पाया, अगले लेक्चर में आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, मोलरिटी कितनी की मैंने 4, नंबर ऑफ मोल्स कितना पता नहीं, डिवाइड वॉल्यूम कितना है 0.05, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl लिखोगे कितना आएगा 0.2, अगर ये हमने 0.2 यूज किया तो कितना लगेगा 0.1, ठीक है। अब आंसर आपका 0.1 मोल आ जाएगा। चलिए 41 टू 45, चलिए डिस्कशन अब थोड़ा बाद में करते हैं, आप लोग आगे कीजिएगा, ठीक है। डिस्कशन को थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, 15 मिनट अभी आज पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। आज 15 मिनट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए लास्ट लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा वो क्या हुआ था, आप में से कोई एक लोग बताओ। सर आपने क्वेश्चन दिया था कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4 formed from 12 ग्राम ऑफ FeSO2 from the following series of reaction। ठीक है ठीक है, तो वो क्वेश्चन हो गया था सबसे, आंसर आता है 19.6 ग्राम वाला, ठीक है। कैसे हो गया था? नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चल 22 सेकंड, चल 22
चलिए नेक्स्ट है आपका व्हेन टू एलिमेंट्स, हेडिंग लिख लीजिए, व्हेन टू एलिमेंट्स react to form two or more compounds simultaneously। ठीक है, हम मोर देन 2 के लिए नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 2 के लिए पढ़ेंगे बस। चलिए समझते हैं अब क्या है ये, कितना लंबा चौड़ा हेडिंग है। ठीक है, ये जो पूरी रामचरितमानस लिखी हुई है 2 लाइन की, एग्जैक्टली ये सिर्फ इतना सा है कि मान लीजिए आपके कंटेनर में कार्बन और ऑक्सीजन मैंने भर के बंद कर दिया। ये एक कंटेनर में कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन मैंने डाला और कुछ अमाउंट ऑफ O2 मैंने डाला है। ठीक है, तो आपके पास चांस किसका होता है बनने का? हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है और CO2 भी बन सकता है। हम देखेंगे कि इस केस में क्या बनता है, हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमें ये 2 प्रोडक्ट साइड में बनते हैं कि आपके कंटेनर में CO भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है, सिर्फ एक CO अकेला हो सकता है, सिर्फ एक CO2 भी अकेला हो सकता है। ठीक है, वो भी हम केस वाइज पढ़ेंगे कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए एक कंटेनर में हमने जैसे H2 गैस प्लस O2 गैस भर के बंद कर दिया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक बनने की पॉसिबिलिटी होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको कहते हैं H2O2। ठीक है, ये बाल सिल्की करने का काम आता है और पेडिक्योर मेनिक्योर में भी काम आता है, लड़कियों को पता होगा। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और दूसरा क्या बन सकता है आपका? वाटर। ठीक है, तो आपके दोनों चीजें बन सकती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन सकता है और वाटर भी बन सकता है। इसके अलावा और 1-2 रिएक्शन और देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबल है। N2 गैस है प्लस H2 गैस है, इससे क्या क्या बनता है? एक NH3 बन सकता है, एक आपका N2H4 बन सकता है। बेटा 2-3 रिएक्शन आपको याद रखनी है, बाकी पेपर में आपको गिवन लिख करके देगा कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, जैसे N2H2 से NH3 और N2H4 बनता है, इसके अलावा N2H5 भी बन सकता है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन में पेपर में लिख करके देगा कि क्या बन रहा है, उसे कॉन्सेप्ट से मतलब होता है, फालतू की चीजों से नहीं मतलब होता है। जब उसको रिएक्शन पूछना होगा तो आपसे रिएक्शन ठीक तरीके से पूछेगा, कॉन्सेप्ट पूछना होगा तो ठीक से कॉन्सेप्ट ही पूछेगा। जैसे एक और रिएक्शन है फास्फोरस प्लस Cl2, हमने डब्बे में भर के बंद कर दिया, क्या बना? PCl3 बन सकता है और PCl5 बन सकता है। ठीक है, चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 अलग अलग मेथड पढ़ते हैं। बेटा नोट कर लीजिए जल्दी। डन, चलिए समझते हैं कि किस टाइप का क्या हमको पता होना चाहिए तो हम प्रोडक्ट फॉर्म करें। सिर्फ एक के लिए हम एग्जांपल समझते हैं कि कैसे कैसे आपको बताना है। जैसे अगर कार्बन और ऑक्सीजन का कंटेनर हमने बंद करके बंद किया है, मतलब कंटेनर में इसको रख के बंद किया है, ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेथड फर्स्ट कि क्या पॉसिबिलिटीज होती है, कैसे हमको बनाना है। फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि हम दोनों रिएक्शन को सेपरेटली कंसीडर कर लेंगे। C प्लस हाफ O2 क्या बनाता है? CO बनाता है, एंड C प्लस फुल O2 क्या बनाता है? CO2 बनाता है। फुल O2 का मतलब 1 मोल O2, आधा दिया नहीं है। ठीक है, अब हम पहचानेंगे कैसे, समझते हैं इसको। आपका केस फर्स्ट अगर रहता है, देखिए यहाँ पे 1 मोल O2 के लिए, 1 मोल कार्बन के लिए O2 कितना रिक्वायर्ड है? 0.5। यहाँ 1 मोल कार्बन के लिए कितना रिक्वायर्ड है? O2 1 के बराबर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आपको कोई एक एलिमेंट देखिएगा कांस्टेंट रखना पड़ेगा आपको, चाहे आप कार्बन रखिए चाहे आप ऑक्सीजन रखिए, दोनों में से किसी एक को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, बदल के रखना चाहे तो आप कार्बन कर लीजिए, यहाँ पे 2 कार्बन कर लीजिए, यहाँ भी 2 कार्बन कर लीजिए, आपको किसी एक एलिमेंट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कार्बन कांस्टेंट रखा है। देन अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ऐसे लिखते हैं, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 is less than equal to 0.5,
पर यूनिट मोल ऑफ कार्बन, then only CO is formed. एक ये हमने कहां से लिखा है समझिएगा। अगर मैं यहां से मोल रेशियो निकालूं इस पर्टिकुलर केस में, तो कार्बन और ऑक्सीजन का मोल रेशियो क्या है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मोल रेशियो की। इस रिएक्शन में तो कार्बन ऑक्सीजन की मोल रेशियो क्या है, 1:0.5। इसमें अगर मैं मोल रेशियो निकालूं तो क्या है, कार्बन इज टू ऑक्सीजन का मोल रेशियो क्या है, 1:1। ठीक है। तो पहला केस क्या है कि एक मोल कार्बन के लिए अगर ऑक्सीजन की वैल्यू 0 पॉइंट के बराबर या उससे कम है, तो दैट मींस हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिर्फ और सिर्फ कंटेनर में हमें क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरी वाली रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है। दूसरा केस लेते हैं। ठीक है। इफ नंबर ऑफ moles of oxygen is greater than 1 per unit mole of carbon, then यहाँ पे कॉमा लगा लेना, only CO2 is formed. ठीक है। देखो बेटा एग्जैक्टली ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता हमें नहीं पता है। ये जो केस बना रहे हैं कोई स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का केस नहीं, केमिस्ट्री में ऐसा केस आता है। ये हमने ऐसे किया है कि C+O2 मिला के डब्बे में बंद करके शेक किया या थोड़ी देर छोड़ दिया, फिर हमने डब्बे में चेक किया क्या बना है क्या उधर बना है, उसके हिसाब से फिर हमने ये ट्रिक बनाई है। बस केस 1 केस 2 जो लिखा है एक तरीके से ट्रिक है आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की। बाकी स्टैंडर्ड जो मेथड है वो POAC से लगता है, वो भी मैं लगा के आपको दिखा दूंगा। ठीक है। दो मेथड पढ़ेंगे इधर से और एक तीसरा मेथड पढ़ेंगे POAC से। तो स्टैंडर्ड मेथड आपका POAC है। चलिए यहां तक नोट कर लिया। अब तीसरे केस पे आते हैं। ठीक है। केस 3 आपका क्या है, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो, 0.5 से ज्यादा हो लेकिन 1 से कम हो। ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 0.5 से ज्यादा है और 1 से कम है पर यूनिट मोल ऑफ कार्बन, पर यूनिट मोल ऑफ कार्बन, इस केस में क्या होगा, ऊपर लिख देता हूं। Then CO and CO2 who both are formed। ठीक है। चलिए अब जो केस फर्स्ट लिखा है इसमें एक स्टार करके पॉइंट लिख लीजिएगा बगल में ही साइड में आप, कार्बन इज एक्सेस रिएजेंट। अभी जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में हमको आ जाएगा। कार्बन इज एक्सेस रिएजेंट केस फर्स्ट में। केस सेकंड में ऑक्सीजन इज एक्सेस रिएजेंट। और केस थर्ड में नो रिएजेंट इज लेफ्ट। मतलब दोनों के दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बगल में कि बोथ रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। चलिए नोट कर लिया सबने। अब सेकेंड मेथड देखते हैं।
मेथड सेकंड आपका क्या कहता है? देखिए इस मेथड में हम ये मानते हैं कि जो भी रिएक्शन हो रही है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में हो रही है, मतलब C प्लस हाफ O2 ये मिलके क्या बना रहा है CO, एंड CO प्लस हाफ O2 मिलके क्या बना रहे हैं CO2। ठीक है, अब ये मेथड हमें क्वेश्चन में ही समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। आप इसको अप्लाई कर सकते हो, जो मैंने मेथड फर्स्ट में पढ़ाया उसका भी यूटिलाइजेशन यहाँ हो सकता है, लेकिन हम दोनों को अभी सेपरेटली पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बेटे मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा, बाकी रह जाएगा आपका। ठीक है, मैं वैसे क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए। अरे थैंक यू मत करो, क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट, आप अपने मेथड से जैसे समझ में आएगा कर लेना। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट द फाइनल कंपोजिशन, calculate the final composition of the product mixture if 96 gram O2 reacts with, आपका A पार्ट है, पहला रिएक्शन है 84 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ, बी पार्ट है 24 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ, सी पार्ट है आपका 48 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ। ठीक है, चलिए आप थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसको कैसे भी कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं? इसको मतलब कि मेथड 1 से करना है ना, तो आपने मेथड 1 दिया है। दोनों में से हाँ किसी से भी कर लेना, जैसे आपको समझ में आए। बाकी अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगी। मेथड 1 तो आप आराम से अप्रोच कर लोगे, मेथड 2 भी कर लोगे कि जितना ये कार्बन बनेगा, जितना ऑक्सीजन बचेगा, जो बचेगा उसको सेकेंड रिएक्शन में यूज कर लेना। चलो बाकी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जो समझ में आया आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।